दोस्तों आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और उम्मीद है हम जो ये पॉडकास्ट की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी मज़ा आएगा। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटोग्राफर की। मेरे साथ आज बैठे हैं तरुण चौहान। अब तरुण का जब मैंने पहली बार काम देखा तो मैं समझ नहीं आया मैंने किस तरह का फ़ोटोग्राफ़र कहूँ, क्या मैंने पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़र कहूँ या ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़र कहूँ या फिर एक फ़ोटोग्राफ़र अपनी पिक्चर्स को अलग अलग जाके या अलग अलग अंदाज से या बहुत ही बेहतरीन तरीके से डॉक्यूमेंट करता है उस तरह का फ़ोटोग्राफ़र कहूँ। आज बात करेंगे दोस्तों हम तरुण से और तरुण से जानने की कोशिश करेंगे इनकी जर्नी के बारे में, कैसे इन्होंने अपनी फ़ोटोग्राफ़ी करियर की शुरुआत की, क्या क्या मुश्किलों का सामना किया और किस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी ये करते हैं। तो सारी बातें हम करेंगे। उसके पहले मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तरुण सबसे पहले तो वेलकम ऑन माय चैनल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तरुण सबसे पहले मैंने आपकी जो पिक्चर देखी थी अभी रिसेंटली, वो मैंने देखा था अपने फातिमा सना शेख का जो शूट किया था। बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं दंगल मूवी की, और जिस तरह से आपने ब्लैक एंड वाइट के अंदर उन्हें कैप्चर किया है, वो जो अंदाज़ था आपका शूट करने का वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। तो मैं पर्सनली आज आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा शूट के लिए। हालांकि हम मिले थे उस दिन एक फ़ोटोग्राफी गियर शॉप के अंदर, वहाँ आपसे पहली मुलाकात हुई थी मेरी, और मैंने तभी सोचा कि आपके साथ में एक जो है पॉडकास्ट पक्का करने वाला। तो आप क्या अपने आप को कैसे डिफ़ाइन करना चाहेंगे फ़ोटोग्राफी में? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मनीष जी, आपने हमें इनवाइट किया, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक मीडियम, एक यंग जनरेशन जो फ़ोटोग्राफ़र हैं, बाकी फ़ोटोग्राफ़र हैं, उनके लिए एक मीडियम आपने मुझे रखा जिसके ज़रिए वो अपनी बात कह पाए या अपने विज़न रख पाए। और उसके अलावा जैसे आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो ऐसा है कि मैं खुद को, मेरी भाषा पहली फ़ोटोग्राफ़ी है जिसके ज़रिए मैं अपनी बातें कहता हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई किसी जॉनर में या किसी टेरिटरी में ब्रेक करना वो एक मीडियम है जिसके माध्यम से मैं अपनी बातें कह पाता हूँ, अपनी फ़िलोसॉफ़ी रिप्रेजेंट कर पाता हूँ। तो फ़ोटोग्राफ़ी को किसी सब्जेक्ट में मुझे नहीं लगता मैं किसी पैमाने में फिट बैठता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, बस जिसको कैमरा चलाना आता है, जो दिल से अच्छा लगता है बस उसे कैप्चर करने निकल पड़ते हैं बस। तो सबसे पहले एक छोटी सी झलक देखते हैं आपके काम की। आप जो मैंने देखा आपके जो कैरेक्टर्स हैं आपके पिक्चर्स के अंदर, बड़े इंडियननेस के साथ में, बड़ी एक जो पुरानी हम फिल्में देखते थे ऋषिकेश मुखर्जी की या बासु चैटर्जी साहब की, वो थोड़ी झलक आती है। एक ब्लैक एंड वाइट का ज़माना भी याद आता है, थोड़ा रेट्रो लुक भी आता है, और थोड़ी सी पिक्चर्स जो है आपकी बड़ी फ्रेश और थोड़ी अलग तरह की फ़ोटोग्राफी मुझे आपकी लगी। जो आजकल के लोग आप देखते हो जो फोटोग्राफी कर रहे हैं उससे थोड़ा मुझे अलग लगा। तो क्या थॉट प्रोसेस, कैसे सोचते हो आप अपनी असाइनमेंट्स के बारे में जब तैयारी करते हो, क्या दिमाग में चलता है? क्योंकि ये हमारे जो दर्शक हैं, बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स हैं, बहुत सारे एमेच्योर फोटोग्राफर्स भी हैं, और सबको एक जानना होता है एक दूसरे के बारे में, हर फोटोग्राफर के बारे में, जिससे आप जो नॉलेज शेयर करोगे उससे हमारी जो ऑडियंस है उसको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो कैसे आप ये सब करते हो? देखिए, बड़ा मज़ेदार सवाल है आपका। हालांकि ऐसा है कि सोचना ऐसा होता है कि जिस एनवायरनमेंट से आप पले बड़े हो, जिस नॉस्टैल्जिया में या जिस परिवेश से आप बड़े हुए हो, जैसे कहते हैं 90s का दौर हुआ करता था, तो हम हैं 90s के दौर के बच्चे हैं। डीडी नेशनल का चैनल देख के बड़े हुए, एंटीना से डिस्केर ये सब उससे देख के बड़े हुए, मारुति 800 से लेके अब जो नई कारें आई हैं वो सफ़र, टेलीफोन से लेके, ख़तों से लेके अब जाके मोबाइल का सफ़र देखने वाले बच्चे हैं। तो एक
जिस तरह से जो बड़ा होना और वो जो बचपन की यादें थी वो हमेशा दिमाग की जहन में रही, और हमेशा वो मेमोरीज जो थी, विचार थे, वो आज भी कहीं ना कहीं दिमाग में घर किए हुए हैं। और जैसे आज हम जो आज के वक्त के दौर में जो चीज़ें बदल रही है, वक्त बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, मुझे लगा कि सब बेहतर अपने अपने जीवन के वक्त के हिसाब से चल रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं, जो वो बात थी जो मैं कर रहा हूँ अभी। और मेरा पहला विचार ही यही था इन कहानियों को कि कई बार कहानियाँ मैं सोचता नहीं हूँ, मेरे इर्द गिर्द कहानियाँ, मेरे भीतर कहानियाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको बाहर कैसे निकालूँ। तो कई बार कुछ कुछ हिस्सों में मैं उन कहानियों को बाहर निकाल पाता हूँ। और सोचना भी ऐसा होता है कि मैं गज़लें सुनता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ओके। मैं पेंटिंग करता हूँ, तो मेरे भीतर इतना वो एनवायरनमेंट डेवलप हो चुका है कि मैं कई बार सोचता नहीं हूँ, मैं बस जीता हूँ। पहली चीज़ मुझे बताओ, तरुण की फोटोग्राफी की तरफ झुकाव कैसे हुआ आपका? देखिए, फ़ोटोग्राफी की तरफ मैं वैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी मैथ्स के टीचर रहे हैं, रिटायर्ड हो गए अभी। परिवार में सब पढ़े लिखे लोग, बहनें टीचर, भाई गवर्नमेंट सर्वेंट, छोटा भाई भी पढ़ा लिखा, मुझसे घर में सबसे कम पढ़ा लिखा इंसान मैं हूँ। और फ़ोटोग्राफी का ऐसा नहीं, पर एक चीज़ थी कि जो मुझे ऐसा उस शहर का एक सिस्टम जो ढांचा है, एजुकेशन जो समाज, किताबी भाषा है, वो मुझे शायद कभी रास ना आई। मैं बचपन से एक्सप्लोर रहा हूँ। मैं पहाड़ों पे बैठना, घूमना फिरना, गलियों में घूमना, एक्सप्लोर करना और प्रकृति को देखना, ये मेरा एक बचपन से स्वभाव रहा है, या एक ज़िद्दी स्वभाव रहा है, सिस्टम से बाहर का स्वभाव रहा है। फिर धीमे 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 जिस तरह से मैं काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहा, हर चीज़ लिमिटेड लगी, हर मीडियम लिमिटेड लगा, और मुझे मेरी कोई सहजता कहीं महसूस नहीं हुई। फिर इस मीडियम से जब वाकिफ़ हुआ, कैसे, तो मतलब फोटोग्राफी से कैसे वाकिफ़ हुए? मैं मोबाइल जब एक टाइम था कि छोटे शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, बाड़मेर राजस्थान, जो एक सरहद पर हाँ हाँ, मैं भी सरहद, राजस्थान से ही हूँ। जी जी, हाँ, अब बाड़मेर का तो नाम सुना है मैंने। हमारी राजधानी है, जैसे राजस्थान की जयपुर बिल्कुल से बिल्कुल, है, जयपुर से, हाँ। और हम बाड़मेर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उस शहर की सबसे एक ख़ास बात है कि वहाँ फसलों के साथ मानसिकता का भी अकाल है। मतलब मेरा बातों का थोड़ा एक पॉजिटिव वे से ही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ हम किताबी या उस सिस्टम ढांचे से बाहर जाके हमने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है। चाहे आर्ट को इतनी तवज्जो नहीं दी गई, हालांकि कुछ आर्ट अपने आप में हमें विरासत में मिले, वो अपने आप में एक रिच रहे हैं, पर जिस तरह से जो ये पेंटिंग्स हुई, फोटोग्राफी हुई, ये आर्ट को इतना, मीडियम को इतना मतलब सक्षम नहीं मेन माना स्ट्रीम गया। करियर नहीं मानते उन नहीं शहरों में माना आज भी, मतलब जी वही धर्रा चल रहा है कि भाई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, जी जी सरकारी नौकरी मिल जाए, जी जी, है ना, ये सब सिक्योर जॉब्स जिसको हम सिक्योर बोलते हैं। जॉब्स। हाँ तो हमारे घर में भी यही ख्याल था कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं। तो मुझे नहीं लगता था मेरे कोई लक्षण ऐसे थे। कोई ब्रिज बनाता तो मैं ढंग का ना ब्रिज बना पाता, या कोई डॉक्टर बनता तो मैं ढंग का डॉक्टर नहीं बनता। हाँ वो मेरी भाषा नहीं थी। फिर मैं एक्सप्लोर करते 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 कभी मोबाइल के काम सीखा, कभी कंप्यूटर के काम सीखा, शौकिया तौर पे स्कूल बंक करने लगा। और एक वक्त आया कि जब मैं जहाँ कंप्यूटर का काम सीख रहा था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो वहाँ एक एक लड़का आता था, ये जो हमारे गुरुजी, मैं मेरे लिए गुरु रहे हैं, और उन्होंने, उनसे मैं फ़ोटोशॉप सीखा 1800 रुपये दे के, एक अच्छा, पहली ओके। दफ़ा। हाँ और उसमें मैं काफ़ी एक्सप्लोर करता रहा खुद को, खुद के जीवन को। और फिर जब लगा कि यार ये तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है, तब पिताजी ने देखा कि स्कूल में इसका मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में इसका मन नहीं लग रहा, तो मैं अहमदाबाद चला गया। हमारे पिताजी के एक मित्र थे, उनके एक लड़के हैं, उनका स्टूडियो है, काफ़ी वक्त से वो अहमदाबाद में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके स्टूडियो पे मैं वहाँ जाके कुछ वक्त सीखने लगा। पर वहाँ जाके मैं 1 महीने के अंदर जो भी है क्राफ्ट जो होती है या टेक्निकल जो नॉलेज है सीख गया। और फिर मुझे लगा कि मेरे लिए ये सब यहाँ मैं फिर भी कहीं ना कहीं बन चुका हूँ। फिर उसके बाद मुझे इसके कॉलेजेस एजुकेशन के बारे में पता चला, तो बॉम्बे में पढ़ने आया 13-14 में। 2 साल में मैं यहाँ एक कॉलेज में डिप्लोमा किया। कहाँ से डिप्लोमा किया? डिप्लोमा यहाँ के एक डिप्लोमा एक प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ से अच्छा, किया। फोटोग्राफी में ही जी किया। जी ओके ओके जी जी ओके, वंडरफुल। तो इस तरह से शुरुआत हुई। जी जी, बहुत। फिर वो उसके बाद आगे बढ़ते रहे। फिर मैं मुसाफिर हो गया, फिर कभी हिमाचल, कभी मुसाफिर पंजाब, मतलब ट्रैवल करने लगे? ट्रैवल करने लगा। क्योंकि एक मतलब जगह, फोटोग्राफी के लिए ट्रैवल करते थे या ऐसे ही ट्रैवल करते थे? देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि फोटोग्राफी मीन्स एक कैमरा एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए हम अपनी बातें रख पाते हैं। और मुझे लगता है कि जिस भाषा में हम बात कर रही है, मेरी चौथी भाषा है। पहली भाषा मेरी फ़ोटोग्राफी है, ओके। जिसके ज़रिए मैं लोगों से कम्युनिकेट कर पाता हूँ। शायद मैं बोलने में इतना अच्छा ना हूँ, या मेरी बातें शायद किसी को ना समझ में आए, पर जिस मीडियम से मैं बात कर रहा हूँ, कैमरा के ज़रिए से मैं बात कर रहा हूँ,
तो वो हर जगह का, वहाँ कोई टेरिटरी नहीं है, वहाँ कोई मज़हब ना रखता है, बिल्कुल ना बिल्कुल। देश रहता है, ना कोई सीमाएं रहती है। हर तरह के लोग उसको समझ पाते हैं उस भाषा को, और लंबे वक्त के लिए प्रिज्म मीडियम है। वहाँ आपकी फ़ोटोग्राफी बोलती है, जी आपकी तो फ़ोटोज़ बोलती हैं। जी तो मैं ऐसे एक्सप्लोर करता रहा, और उसके ट्रैवलिंग करने का एक ही मीडियम था कि मुझे वो पसंद था। मुझे वो चुनना इसलिए पसंद था कि मुझे वही यात्रा, मैं यात्रा के लिए ही बना था। ओके। तो तो इसलिए मैंने जब यात्रा आप, चुनी। जैसे आपने कहा आप एक मुसाफिर की तरह मुसाफिर थे आप, और जी अलग जगह पे यात्रा करते थे, तो काफ़ी आपकी फ़ोटोग्राफी में काफ़ी जो क्राफ्ट है फ़ोटोग्राफी एज अ क्राफ्ट, उससे काफ़ी बेहतरी हुई यात्रा करने से? अलग अलग जगहों पे घूमना, अलग अलग कल्चर्स को देखना, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग तरह की क्लाइमेट होती है हर जगह पे, तो उससे आपकी फ़ोटोग्राफी पे काफ़ी फ़र्क पड़ा, या आपने उन सारी चीज़ों को अपनी फ़ोटोग्राफी में डाला? जो भी आप चीज़ें देखते थे, लोगों को देखते थे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ देखे आपके जहाँ पे आपने काफ़ी लोगों को डॉक्यूमेंट किया है अपनी फ़ोटोज़ के अंदर, जहाँ पे अलग अलग जगह पे आपने लोगों के पोर्ट्रेट शूट किए हैं, हेडशॉट शूट्स किए हैं। तो ये क्या मतलब इसका कुछ प्लान करके करते थे या ऐसे ही निकल जाते थे? देखिए, कई बार क्या होता है ना, जैसे हम रेगिस्तान से हैं, तो रेगिस्तान को हर वक्त मैंने समंदर की तरह देखा, जो कि एक एक वक्त था कि वक्त के पीछे हिस्से में चले जाएं तो एक समंदर एग्जिस्ट करता था, और समंदर अब करोड़ों साल पहले था, अब वहाँ रेगिस्तान है। और मेरा हमेशा पहाड़ों की ओर, चोटी, पहाड़ी की चोटियाँ होती हैं या फिर समंदर की ओर एक रुझाव रहा है। मैं बहुत काफ़ी डीपली जो भौतिक जो एक भूगोल है हमारे देश का, मैं हाँ। उसके लिए आकर्षित रहा हूँ, कल्चर से, रंगों से, खान पान से। और दूसरा आपने जो सवाल किया कि अ, उस मीडियम ने, ट्रैवलिंग ने, जो ये मुसाफिर होने से मुझे क्या एक, मुझे लगता है कि मैं जितना मैंने ट्रैवल किया उससे एक बेहतर इंसान बन पाया। मैं जान पाया अपने देश के रंगों को, अपने देश के विभिन्न कल्चर को, खान पान को, और उनकी अहमियत को, कि हिंदुस्तानी होना कितने सौभाग्य की बात होती है। तो उन चीज़ों को जब मैंने, वो एक बेहतरी से मैं जितना सेंसिबल हुआ, मुसाफिर होने से क्या होता है कि आप जितना और जुड़ जाते हो, सेंसिबल होते हो, आप वहाँ के खान पान से, कल्चर से, वहाँ के धर्म से। पंजाब में जैसे गुरुद्वारे हैं, वहाँ आप जाते हो तो उस धर्म के लिए आपकी एक आस्था बढ़ती है। हिमाचल में आपके पहाड़ों पे हो तो आप मनुष्य मोंग रहते हैं, उनसे एक आस्था बढ़ती है। तो इस तरह से कई तरह से स्पिरिचुअल जो एक जर्नी रही, और उस दौरान मैंने सिर्फ जिया, महसूस किया। तो उस यात्रा ने मुझे अच्छा इंसान बनाया, और फोटोग्राफी के माध्यम से मैं वो अपनी बातें रख पाता हूँ। ओके। जी तो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। आप मुंबई में हैं अब, तो बहुत सारे जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं, जो लोग या बनना चाहते हैं फोटोग्राफर्स, काफ़ी सारे बिगनर फोटोग्राफर्स हैं, कैमरा खरीद लेते हैं, और हर फोटोग्राफर जो बनना चाहता है उसे लगता है कि मैं इस तरह की, हर हर फोटोग्राफर कोई किसी को कह सकते हैं कि पसंद करता है, उनके कोई आइडल्स होते हैं इस तरह की, भाई इसके जैसा बन जाए, या कुछ लोग अपने खुद अपने आप में एज अ फोटोग्राफर खोजते रहते हैं कि मैं फाइनली मेरी जर्नी कहाँ एंड होगी, क्या मैं कमर्शियल फोटोग्राफी में जाऊँगा, क्या मैं वेडिंग में जाऊँ, या कुछ एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी में जाऊँ, ई कॉमर्स में जाऊँ। अलग अलग लोग अपने अपनी जगह अपना अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब आपने ये अपनी जर्नी शुरू की, तो सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या सामने आए? क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे, मैं जब वीडियोस बनाता हूँ अपने, तो पॉडकास्ट तो आज हम पहली बार कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत सारे वीडियोस ट्यूटोरियल्स बनाते हैं तो काफ़ी लोग लिखते हैं कमेंट्स के नीचे कि सर मैं अभी इस क्लास में पढ़ रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते फ़ोटोग्राफी के लिए, मुझे पैसा नहीं मिलता कैमरा ख़रीदने के लिए, या मेरी फैमिली वैसी नहीं है कि उन्हें जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली चाहती थी आप इंजीनियर बन जाओ या कुछ इस तरह का काम करो। तो बहुत सारे लोग ये फील करते हैं सारी चीज़ें। तो थोड़े अपने चैलेंजेस के बारे में बताओ, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? क्योंकि वो उससे जो देखने वाले लोगों ने बहुत हिम्मत मिलेगी, और उन्हें समझ में आएगा कि अपनी पसंद की चीज़ करना कितनी बड़ी बात होती है, वो छोटी मोटी चीज़ नहीं। क्योंकि मैं भी एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, उनके लिए आप थोड़ा सा बताइए कि आपने किस तरह से ओवरकम किया सारे चैलेंजेस को, और क्या मुसीबतें थी? जी। पहले तो मैं उन बच्चों को, जो नए इस ज़माने के दौर में जो बच्चे आ रहे हैं, जो अभी जी रहे हैं, जिस तरह से इस मीडियम से वाकिफ़ हो रहे हैं, उनके लिए बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि जिस समय, जैसा कि आपने फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट किया, तब शायद ये मीडियम इतना कम ही लोगों के पास, ये काफ़ी एक्सपेंसिव मीडियम था। इस फ़िल्म्स को डेवलप करना काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंज रहे होंगे आपकी लाइफ में। बिल्कुल। और वो चैलेंजेस शायद हम डिजिटल के ज़माने के, तो हमें उतने नहीं फेस करने पड़े होंगे। राइट। पर जो आज के दौर के जो बच्चे हैं, उनके पास आज आप जैसे, हमारे जैसे लोग हैं, जिनकी वजह से हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, इंटरनेट का मीडियम है,
जिसके ज़रिए वो सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था और हम अपने रास्ते बनाते हैं। तो उनके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन बच्चों को, उन नई पीढ़ी को। और रही बात चैलेंजेस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस क्या होते हैं कि जब आप एक रास्ता चुनते हो एक कला का, जिसके ज़रिए आप एक्सप्लोर करते हो उस मीडियम को, और उस मीडियम को आप चाहते हो कंट्रीब्यूट करने के लिए, समाज के लिए, तो वो कंट्रीब्यूशन का जब माध्यम आप किसी भी मीडियम में देख लीजिए, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे किसी भी तरह से आप देख लो, चाहे वो राजनीति क्यों ना हो, अगर जो कंट्रीब्यूटर रहा है समाज के लिए, उसको चैलेंजेस हमेशा फाइट करने पड़े रहे हैं। क्या चैलेंजेस थे? फैमिली से काफ़ी सपोर्ट नहीं था, या फैमिली से सपोर्ट था तो बाहर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखिए, परिवार से मेरे पिताजी ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। हाँ। मैथ्स के टीचर थे, रिटायरमेंट के जो आमदनी जो मिली, पूंजी मिली रिटायरमेंट की, तो मुझे उस पूंजी का एक बड़ा हिस्सा मुझे मेरी एजुकेशन पे खर्च कर दिया। वेरी तो नाइस। मुझे परिवार में तो ऐसा कुछ, पिताजी से तो कोई नहीं है, बाकी परिवार में तो हर किसी परिवार में दो सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो मेरे हाँ। परिवार में भी कुछ चाहते थे कि मैं शायद इस मीडियम को ना चुनूँ, इस मीडियम का कोई सिक्योरिटी नहीं है, भविष्य नहीं है, इस मीडियम से हम जानते नहीं हैं, वाकिफ़ नहीं है, तो हम नहीं चाहते इस बच्चे को उस जगह या बॉम्बे जैसे बड़े शहर में भेजा जाए पढ़ने के लिए। तो ये तो हर वक्त हर एक शहर में, घर में ये बात होती रहेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा ख़ानदान क्यों ना हो। दूसरा चीज़ होती है कि एज ए आर्टिस्ट मुझे काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी, क्योंकि काम जो मैं पहले पीपल पोर्ट्रेट, स्ट्राइप को डॉक्यूमेंट करता था, और उस तरह से शोहरत नाम मिला, डॉक्यूमेंट किया, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, नेशनल अवार्ड्स मिले, एग्जीबिशन किए, उसके बावजूद भी जो एक अर्निंग का एक मीडियम था, तो इंडिया में जिस तरह से ट्रैवल फोटोग्राफी, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो अब तो चलो सहूलियतें हैं, हाँ, हाँ। पर पहले एज ए आर्टिस्ट आपके लिए आप कहाँ सेल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ मार्केट नहीं है कि ट्रैवल फोटोग्राफी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, एग्जीबिशन में कोई खरीदने वाला नहीं है, तो वो रही मुसीबतें रही। ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि आप पैसे कैसे कमाते हो। जी। क्योंकि क्या होता है ना, आर्ट तो अच्छा लग रहा है, एग्जीबिशन लग रही है, वहाँ फोटोज़ लग रही हैं, आपके एनलार्जमेंट्स हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो फोटोग्राफर बनना चाहते हैं या फोटोग्राफी करियर बनाना चाहते हैं, उनके हमेशा, या पेरेंट्स के दिमाग में, उनके दिमाग में नहीं होता पर उनके पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि भाई ये पैसा कैसे कमाएगा, है ना, घर बार कैसे चलाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तो कैसे सब करेगा। तो एक छोटा सा आंसर दे दो उन सबके लिए कि आप पैसे कैसे कमाते हो, ताकि एक थोड़ा सा उनको मिले कि आप फोटोग्राफी में भाई पैसा मिलता है, आप यहाँ भूखे नहीं मर रहे, आप अपना पैसा कमा रहे हो, आप सेलिब्रिटीज़ को भी शूट कर रहे हो, आप थिएटर एक्टर को शूट कर रहे हो, आप आम लोगों को शूट कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक हिम्मत बनेगी उनके लिए। थोड़ी सी आप बताओ पैसे कैसे बनाते हो। देखिए, पैसे, ये वाला सवाल तो ना आज तक, एक साल पहले तक तो मेरे दोस्तों का, मेरे परिवार का, सबका मुझसे था, तो उसका जवाब मेरे पास पहले नहीं था, पैसे मैं कैसे बनाऊँ। आज मेरे पास शायद जवाब है उसका सही, और आपने सही वक्त में, हम आज आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और कैमरा के सामने। तो मेरा ऐसा है कि पैसा ऐसा है कि कभी मैंने आर्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी, आर्ट को चुना, क्राफ्ट को चुना, और मैं उस पर अपना बेहतर वक्त देता रहा, कंट्रीब्यूट करता रहा। तो मुझे खुद को नहीं मालूम था कि पैसा कैसे आएगा, और कोई देना भी नहीं चाहता था, राइट। क्योंकि इंडस्ट्री रेफरेंस पे काम करती है, हर तरीके से चीज़ें, कमर्शियल काम आप जानते हैं किस तरह से होते हैं, और मैंने कभी उनको चूज़ नहीं किया। मैं हमेशा भागता रहा, मैं पहले ट्रैवल फोटोग्राफर रहा। मुझे लगा कि इसमें कुछ माध्यम ही है जिसके ज़रिए मैं अपना एक जरिया, क्योंकि पुजारी का काम होता है कि पूजा जब करता है तो उसको फूल लाए दिए जाते हैं, वो ईश्वर की प्रार्थना करता है। मेरे लिए कला वैसे ही प्रार्थना का माध्यम था। तो आज वैसा है कि पैसा, मैं चुनिंदा जो काम करता हूँ, तो वो जो जिनको मेरा वक्त चाहिए होता है, मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूँ, अपने वक्त को, क्राफ्ट को और अपने एकांत को देता हूँ, क्राफ्ट को देता हूँ। उसमें अगर किसी को वक्त चाहिए होता है तो मैं अपनी कीमत रखता हूँ उन सीरीज़ के लिए, उस चाहे वो कपड़े का ब्रांड हो, चाहे ज्वेलरी ब्रांड हो, तो उनके लिए भी शूट करता हूँ, चाहे कोई सेलिब्रिटीज़ हो तो उनको अगर कोई इंस्पायर करता है तो उनके साथ मैं कोलैबोरेशन करता हूँ। अगर मुझे कोई सहजता नहीं महसूस होती तो मैं उनसे भी पैसा लेता हूँ। हालांकि कई फोटोग्राफर हैं जो उनके साथ फ्री में शूट करते हैं, पर मैं उनसे भी पैसा लेता हूँ। तो इस तरह से मेरा रोज़गार चल रहा है और ईश्वर की कृपा है। अब बहुत सारे लोग, एक सवाल जैसे आपने बताया, जैसे मैंने आपकी फातिमा जी की पिक्चर्स देखी, आपने बड़े खूबसूरत शूट किए। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सबको सेलिब्रिटी को शूट करना है, उन तक कैसे पहुंचा जाए, आप किस तरह से, मतलब कैसे अप्रोच करते हो? कि आज का ज़माना कितना बड़ा सुंदर है, कि आज का ज़माना है इंटरनेट, टेक्नोलॉजी। ये इतना सुंदर माध्यम है कि इसके ज़रिए अगर आप सुंदर कुछ बनाते हो, दो तरह का कंटेंट यहाँ चलता है हमारे देश में या किसी भी देश में, या तो अच्छी बात हो या वाहियात बात हो।
वाहियात बात अपने आप फैल जाती है, या अच्छी बात है अपने आप फैल जाती है। और एक जैसे फूल की गंध होती है, अगर वो फूल बगीचे में एक ही है तो वो अपने आप में उसकी गंध फैलेगी। तो मैं कला को एक ऐसा माध्यम मानता हूँ जिसके ज़रिए मैं तो बस क्रिएट करता रहा, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे डालता रहा, वो अपने आप अपना रास्ता चुनते चुनते पहुँच गया सितारों तक। और सितारों ने हमें चुना कि वो चाहते हैं, क्योंकि सितारे भी अपने आप में वो एक उनकी भी एक स्ट्रगल रहता है, उनकी मेहनत रहती है, उसके बावजूद जाके वो अपने लाइफ के उस हिस्से में जाके जाके सितारे बनते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी का भी इतना बड़ा एडवांटेज है कि जैसे आपने इंस्टाग्राम पे अपने पिक्चर्स डाले, वहाँ तक पहुँचे उन सितारों तक, उन्होंने देखा आपका काम, आपको कॉल किया, फिर आपकी चीज़ें आगे धीरे धीरे बढ़ती गई। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि आप इंस्टाग्राम को, सोशल मीडिया को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो। आज की तारीख में बहुत ही बड़ा मीडियम है, लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कुछ भी फ़ोटोज़ डालने से मतलब नहीं है। पहले तो आप अपने काम को अच्छे से सीखो, उसके अंदर जब तक आप नहीं रमोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी क्राफ्ट के पहले अपना क्राफ्ट को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपको कांटेक्ट करें। अब जब आपका क्राफ्ट अच्छा है तो आप सोशल मीडिया का फ़ायदा ज़रूर उठाओ दोस्तों। मैंने बहुत बार बताया अपने फोटोग्राफी करियर वाले वीडियोस में भी, और यहाँ पर अब बात ये निकल के आई जब इन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डाले, वहाँ से आप लोगों तक या एक्टर्स तक पहुँचे। जी। दूसरा एक मेरा इंटरेस्टिंग सवाल और है तरुण जी। ठीक है, आपने एक एक्टर से आपकी बात हुई, एक सेलिब्रिटी से आपकी बात हुई, या जिस भी आप थिएटर एक्टर को या अपने सब्जेक्ट को जो भी आप असाइनमेंट कर रहे हो, कुछ क्या प्रिपरेशन करते हो, क्या थॉट प्रोसेस रहता है, मतलब उनके साथ काम करने का, किस तरह से आप अपने शूट को एग्जीक्यूट करते हो? ये बड़ा मज़ेदार बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आजकल सेलिब्रिटीज़ भी इतने एक पर्दे के पीछे रहने लग गए हैं, या कोई भी बात इंसान है कि इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है। पहले कैसी, अगर आप आम इंसान के जीवन को देखो या सितारों के जीवन को देखो, हम उनके जीवन से वाकिफ़ थे। आजकल क्या होता है कि कई फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जो बैकड्रॉप पे सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को पोर्ट्रेट खींचते हैं और आ जाते हैं, ना उनसे बातचीत होती है, ना एक फ़ैशन के एलिमेंट के तौर पे दिखते हैं। पर मुझे लगता है कि वो भी हमारी तरह आम इंसान हैं जिनके अंदर सोल एग्जिस्ट करती है। तो मैं उनसे कई बार जो भी हो, चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे आम इंसान हो, मैं उनसे व्यक्तिगत बातें करता हूँ, उनको जानता हूँ और उन्हीं की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता हूँ, या उनकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता हूँ, या समाज की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें कहानियाँ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सोचता हूँ या प्रिपेयर करता हूँ, वो मन के भीतर एक माइंड ही उस तरह से डेवलप करता है, या मेरे विचार उस तरह से बन गए हैं कि मैं उनको उस सहजता को महसूस करता हूँ, उनका रिफ्लेक्शन सोसाइटी को या समाज को या जो हमारी ये कम्युनिटी है फोटोग्राफी, इसको कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। नहीं, जैसे मैंने पिक्चर्स देखे आपके, तो जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं उसमें जी, जो कैरेक्टराइजेशन होता है जी, वो आप बताते हो एक्टर्स को प्रिपरेशन की, कैसे आपको आना है, या आपकी जो टीम है मेकअप हेयर स्टाइलिंग की, या उनके साथ पहले डिस्कशन होता है? मतलब थोड़ा सा खुल के बताइए इसके बारे में। आप थोड़ा सा जो है, मैं जानता हूँ बहुत एक फिलोसफिकल किस्म के फोटोग्राफर, आपसे बात करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, पहले भी ऑफ कैमरा भी हमने बात की थी, बट जो हमारी ऑडियंस है वो जानना चाहती है कि भाई तरुण कैसे सब मैनेज करता है। मतलब देखिए, पहले जब चीज़ें थी कि मैं जब इस शहर में आया तो मैं मेकअप आर्टिस्ट से लेके स्टाइलिस्ट से लेके, क्योंकि इंडस्ट्री में जब ऐसे एक सुंदर कुछ क्राफ्ट क्रिएट करना होता है तो बहुत सारे लोगों की योगदान रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जैसे कि एक इंसान, अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता, तो मैंने कोशिश की कि मेरे साथ लोग जुड़े, मेरे विचारों के साथ जुड़े, कि स्टाइलिस्ट अपना काम करे, मेकअप आर्टिस्ट अपना काम करे, असिस्टेंट अपना काम करे और प्रोडक्शन अपना काम करे। तो उस विचार से पहले कि इस मीडियम को, जब ये मीडियम अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले स्टोरी टेलिंग इस तरह से कोई काम करता नहीं था, राइट, मुझसे पहले। और उससे पहले क्या होता था कि इस मीडियम को लोगों ने, अतीत को इतना तवज्जो नहीं दी, हाँ। तो कोई मेरे साथ जुड़ा नहीं, सीधी बात है, हाँ। ये सच है। और जुड़ने का बात ये थी कि उस समय इसमें कुछ क्राफ्ट में किसी को कमर्शियल फ़ायदे कुछ नज़र नहीं आए, तो सब ने मुझे मना कर दिया काम से। हाँ। और एजेंसीज़ में अपने पोर्टफोलियो लेके जाता तो सब ने मना किया, तो मुझे किसी ने मौका नहीं दिया। तो फिर मैं अपने लिए इस मीडियम को इंट्रोड्यूस किया, जिससे मैं समाज को भी कुछ दे पाऊँ, थिएटर आर्टिस्ट उनको भी कुछ दे पाऊँ। उसके बाद जब मैं खुद क्रिएट करने लगा तो मैं स्टाइलिंग आज खुद करता हूँ। अरे वाह, मतलब खुद पूरा कंट्रोल खुद आपका रहता है। तो इसमें सिर्फ किरदार अपना अभिनय करते हैं, जीते हैं उस चीज़ों को, और मैं उनको विटनेस करता हूँ, और मैं खुद क्रिएट करता हूँ। रंगों का, जैसे आप स्टाइलिंग की बात करते हैं तो कपड़ों की, तो मैं कपड़े आम दुकानों से खरीदता हूँ, अंधेरी के जो मार्केट हैं वहाँ की स्ट्रीट में जाता हूँ, या गोरेगांव की स्ट्रीट मार्केट से जो सिंपल दुकान के। मैंने वो पिक्चर आपका देखा था, सॉरी बीच में इंटरप्ट करूँ, जहाँ पे वो एक साइकिल लेके एक एक्टर बीच के ऊपर है,
तो जी। बड़ा अच्छा सा कॉस्ट्यूम, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जो कैरेक्टर था बड़ा अच्छा लगा। तो ये सब आपने खुद ही मैनेज किया सब? जी, जी। सारे सब जुगाड़, मतलब साइकिल, ये वो पूरा? साइकिल अभी उनसे, जैसे हमारे जो किरदार थे उन्हें हमने कहा कि साइकिल आप एटलीस्ट ले आइए, हाँ और एक ब्लेज़र अगर आपके पास हो, हमारे पास भी ब्लेज़र रहते हैं, हाँ, तो हाँ। किरदार जो हमारे थे, दोस्त थे हमारे, तो हाँ। वो ब्लेज़र उनके पास था, किसी दोस्त का, उनके परिवार में किसी का था, और साइकिल जो उनके सिक्योरिटी गार्ड की थी, तो वो ले साइकिल ली। वो ले आए। बाकी हम धोती कुर्ता, जो उसके चश्मों से लेके, जो अब घड़ियों से लेके, ये घड़ी मेरे काफ़ी किरदारों ने ये पहनी घड़ी है। पहनी है का। सो इन शॉर्ट सारे जुगाड़ आप खुद करते हो? पूरा जी। कंट्रोल, डायरेक्शन है, जी, लोकेशन का सिलेक्शन है, प्रॉप्स है उसमें जो भी है वो जी। सब कॉन्सेप्ट से लेके पूरा मेहनत करके अकेले, वन मैन शो है सारा? जी। और उसमें कोशिश करता हूँ कि आज, हालांकि आज मेरा वक्त की चाहता हूँ बहुत बड़े स्केल पे बात की जाए, फिल्मों पे भी काम कर रहा हूँ, लिखने पे काम कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक सही लोग विज़न को ट्रैक कर पाए और उस कंट्रीब्यूशन की एक भावना हो, तो शायद मेरे लिए काम आसान हो जाए। हालांकि अभी तक तो मैं खुद करता हूँ, क्योंकि भीतर में मुझे लगता है कि जो कई बार स्टाइलिस्ट, अब तो हालांकि अब इंडस्ट्री में हर लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, चाहे स्टाइलिस्ट हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, एक्टर्स हो, फोटो, चीज़ें बदल रही है। बदल रही है। जो लोग पहले रिजेक्ट जी। करते थे अब वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी, एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि आपने जो बताया कि एक मुंबई में एक टिपिकल चीज़ है, ये स्टाइलिस्ट है, ये कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, ये हेयर स्टाइलिस्ट है, तो वो सब एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात मुझे आप में ये लगी कि आपने उन सबसे हटके आपने अपना एक रास्ता चुना, आपने अपनी स्टाइलिंग को खुद कोशिश की बनाने की, प्रॉप्स को खुद सिलेक्शन किया आपने, फिर आपने कैरेक्टर्स को अच्छे से अपने हिसाब से डायरेक्ट किया, और वो आपके काम में रिफ्लेक्ट भी करता है, दिखता है वो आपके काम के अंदर। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि जो अब एक्सेप्टेंस आ रही है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप बताइए, इस वजह से कि आपका काम थोड़ा अलग हटके दिख रहा है लोगों को, थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहे हो आप सबके बीच में? ये क्या होता है कि जब एक मार्केट में एक ढर्रा, जैसा आपने कहा, कि क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री काफ़ी टाइम से इवोल्यूशन जो लाते हैं, बदलाव लाने वाले कुछ ही फोटोग्राफर रहे हैं। जैसे प्रभुदो एक फोटोग्राफर थे हमारे, राइट, बहुत राइट। बेहतरीन फोटोग्राफर थे। उन्होंने फैशन इंडस्ट्री में या इंडियन आर्ट को Yes, या yes, फोटोग्राफी yes. को बहुत हाँ। कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। बिल्कुल। प्रभुदो दास गुप्ता। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जैसे तरुण खीवाल जी हुए, भरत Right. सिक्का जी हुए, तो इन्होंने अपना एक अलग अलग तरीके से इन्होंने आर्ट को डिस्क्राइब किया, और फिर उसके बाद से 10 या 15 साल से क्या हो रहा है कि हम काफ़ी चीज़ों से इन्फ्लुएंस है, हमारी इंडस्ट्री, हमारी सोसाइटी। उस इन्फ्लुएंस से क्या होता है, चीज़ें वो रिपीटेशन या कहे, या फिर एक तरह से क्या कहे, रेफरेंस पे काम कर रही इंडस्ट्री है, तो ये चलता रहा। अब रही बात है कि ये मीडियम, जो मीडियम हमने जो एक अभी शुरुआत की है, इससे क्या हुआ कि ये लोगों के लिए नया है। अब हर कोई, जब एक बेहतर चीज़ होती है, आप किसी को मिट्टी का घड़ा बनाने को, तो उस घड़े बनाने की प्रोसेस में कोई नहीं जाएगा, या किसी को अनाज उगाने, कोई अनाज उगाने नहीं जाएगा, पर खाना हर कोई चाहना चाहता है, या उस चीज़ को एक जो होता है कि भोगना हर कोई चाहता है। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत गहरी बात कही आपने। तो वो जो उसके अंदर जो एक्चुअली में वो जो डीप जाना होता है, जी, वो कोई नहीं जाना कोई चाहता। जाना नहीं चाहता। तो अब उस मीडियम से हर कोई अब जुड़ना चाहता है, क्योंकि अच्छी बात है, परमात्मा का शुक्र है, या उस क्राफ्ट का सबसे बड़ी चीज़ तो वो क्राफ्ट ही इतनी है कि लोगों को दिलों में या जहन में घर कर गई है, तभी उस मीडियम से लोग जुड़ना चाहते हैं। मेरे लिए भी एक प्राउड की बात है कि आज, पहले मैं अकेला था, आज सैकड़ों लोग हैं जो उस क्राफ्ट का हिस्सा होना चाहते हैं, मेरी उस यात्रा का हिस्सा होना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है तरुण। अब एक चीज़ ये बताओ, गियर्स को कितना इंपॉर्टेंस देते हो, क्या गियर्स यूज़ करो, ये भी सब जानना चाहेंगे कि भाई आपके पास में कौन सा कैमरा है, क्या लेंस है, तो ये भी थोड़ा सा बताओ ज़रा लोगों को। देखिए, क्या होता है कि गियर्स की बात होती है कि मैं आपको कहूँ कि मेरे पास पहले 800 था, निकॉन D800। D800 था, तो वो कैमरा के साथ मेरा एक ही लेंस था 24-70। जब मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी या ट्राइब्स को डॉक्यूमेंट करता था रेगिस्तान में, तो वो कैमरा ख़राब हो गया, और मेरी सेहत भी बहुत हद तक ख़राब हो गई, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, और मैं धुनी था बहुत। हाँ। फिर मैंने लिया ये कैमरा, तो मेरा वो लेंस तो वैसे ही ख़राब हो चुका था, अब मेरे पास एक लेंस बचा है 50mm, जो सही सलामत है। हाँ, मैं देख सकता हूँ। जी जी, हाँ। जरूर। ये आप अब देख कौन सा लिया कैमरा भी ये 850 है, पिछले D850 निकॉन। जी, तो 3 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मेरा प्यारा दोस्त है। कई बार इसकी सेहत भी बिगड़ी, कई बार मेरी सेहत भी बिगड़ी, पर हम एक साथ हैं। और 50mm से जितना आप काम देखते हैं, कई बार मुझसे सवाल किए जाते हैं कि किस सिनेमा के लेंस से किससे शूट किया गया होता है। तो मुझे लगता है कैमरा कोई महत्व नहीं रखता है, कैमरा एक माध्यम है जिसके ज़रिए आप अपनी बातें रख पाए। हाँ, अगर आपकी क्या कहते हैं, बाइक सही है, अगर आप उसकी ऑयलिंग करते रहे, तो बाइक सफ़र में आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो उसी तरह से ही कैमरा भी वही एक साथी है जिसका ख्याल आपको रखना पड़ता है, वो आपके विज़न को
एक्सप्लेन करने में बहुत मायने रखता तो है। ये जो इतना सारा काम मैंने देखा है, जी। तो ज़्यादातर आपने ये 50 mm लेंस और निकॉन D850 पे शूट कर लिया। जी, आपने मुझसे कहा था कि आप गियर्स लेके आइएगा, मेरे पास ये कैमरे के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं था कि जो मैं हाँ, लेके आऊँ। नहीं मैंने गियर्स के लिए इसलिए कहा क्योंकि जब हम इस तरह का इंटरव्यू प्लान करते हैं, पॉडकास्ट तो पहली बार कर रहे हैं, बट जनरली जब हम करते हैं इस तरह का इंटरव्यू या कुछ चैनल पे, हालांकि मैंने बहुत कम वीडियो बनाए इस तरह के, अब और लेके आऊँगा क्योंकि मुझे खुद मज़ा आ रहा है करने में। जी। तो बहुत सारे जो हमारे दर्शक है, सारे फोटोग्राफर्स कम्युनिटी के, सब फोटोग्राफी में ही है, तो सबको एक उत्सुकता होती है जानने की यार ये क्या गियर यूज़ करता है फोटोग्राफर है, कौन सी लाइट यूज़ करता है, कौन से लेंसेज यूज़ करता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि गियर्स आप लाएंगे तो हमारी ऑडियंस को एक थोड़ा सा देखते हुए मिलेगा। बट आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊँ, देखिए 50 mm लेंस, निकॉन D850 बहुत ही अच्छी कैमरा है। अब मैं कई बार वीडियोज़ में बताता हूँ कि भाई आपके पास में सुपर एक्सपेंसिव गियर्स होने की ज़रूरत नहीं है। फोटोग्राफी जो है वो आपके दिल से आती है, आप कैसे अपने सब्जेक्ट को देखते हैं, किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट के लिए महसूस करते हो और आप क्या दिखाना चाहते हो। कैमरा और लेंस जो है वो सिर्फ एक डिवाइस है, वो एक सिर्फ माध्यम है। बेसिकली जो आप दिखाना चाह रहे हो वो आपकी वो मैसेज क्लियर करने का माध्यम है, दैट्स इट। एम आई राइट? जी। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं कि आपको फलाना लेंस ले लोगे, ढिमका कैमरा खरीद लोगे तो आप कुछ पता नहीं कहाँ के कुछ फोटोग्राफर बन जाओगे। तो आप क्या महसूस करते हो गियर्स की लड़ाई? क्योंकि आजकल ये हर जगह ये हो रहा है, भाई तेरे पास कौन सा कैमरा है, मेरे पास कौन सा कैमरा है, इसमें सोनी में अच्छी पिक्चर आती है, निकॉन में। इस लड़ाई में आप पढ़ते हो या इनसे दूर हो सब? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं इन चीज़ों से कभी मैं परहेज ही रखता हूँ। और एक बहुत टाइम अच्छी था बात है, कि मुझसे इस चीज़ों को लेके जब हम खुद बच्चे थे तब बहसबाजी की जाती थी। पर जितना मुझे लगता है कि कैमरा ये आपका एक ऐसा दोस्त है, अगर आप इसे सिंक नहीं कर पाते, सिंक मेरा मतलब है कि आप जब मैं स्ट्रीट में जब घूमता हूँ तो मेरे साथ ही मुझे मालूम है अगर शटर अपर्चर जिस तरह से 3 हाँ। खेल है, उन चीज़ों को मैं माध्यम को जानता हूँ, कैमरा को जानता हूँ, फोकल लेंथ क्या होता है, कई बार लेंसेज क्या होते हैं, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। राइट। वो लेंस के चक्कर में, चेंज करने के चक्कर में, वो जो एक डेप्थ है, जो एक चीज़ है, मूवमेंट है, उसको कभी समझ नहीं पाते हैं। हाँ, एक फोकल लेंथ को, जो सबसे बड़ा खेल होता है कि आप उस अगर सही फोकल लेंथ पे अगर आप काम नहीं करते तो लेंस कोई मायने नहीं रखते। राइट। तो ये 50 mm इतना ही मेरे लिए मुझे लगता है इनफ है। अगर मुझे और लेंसेज मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली यूज़ करूँगा, पर मुझे लगता है कि मैं इससे ही बेहतर अपना एक विचार रख पाता हूँ। कुछ पिक्चर्स मैंने देखे आपके वाइड एंगल शॉट्स। जी, वो शुरुआती दिनों में करता था वो इस्तेमाल। उसमें, हाँ हाँ। जी, वो ख़राब हो गया अभी। अच्छा, वो लेंस खराब हो गया। और कैमरा कंपनियाँ मुझे, मैं प्रमोट करता रहता हूँ, नाम लेता रहता हूँ, वही है कि मेरा अच्छा साथी है। हाँ, नहीं इट्स वेरी गुड। मैं मेरे पास खुद अभी भी मेरा निकॉन D800E है, जिसमें मैं अभी भी मॉडलिंग पोर्टफोलियोज़, मेरे काफ़ी सारे असाइनमेंट्स उस कैमरा पे करता हूँ। 85 mm लेंस यूज़ कर रहा हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हालांकि मेरे पास कपल ऑफ लेंसेज और भी हैं, बट मैं आज भी निकॉन D800 पे शूट कर रहा हूँ। हालांकि अभी और मैंने कैमरा लिए हैं बिकॉज मेरा यूट्यूब चैनल भी है और भी वीडियो कंटेंट का काम भी है, तो वो सब मुझे अपग्रेड करना पड़ा। बट आई एम स्टिल वेरी हैप्पी विद माई निकॉन D800E। मतलब मैंने ये नहीं कि मैं कुछ नया जो लेटेस्ट है उसको उठा के शूट करने लगूँ। मुझे पिक्चर्स अच्छी मिल रही हैं, एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट्स, आई एम हैप्पी विद माई गियर, आई एम कंफर्टेबल विद माई गियर, आई एम ओके विद इट। तो मुझे चीज़ अच्छी लगी कि आपने उसको, आपका जिस तरह का आपने काम निकाला है इसके साथ में, तो कैमरा इज़ जस्ट अ डिवाइस, इट्स जस्ट एपरेटस। बाकी तो क्या है, बाकी तो आपकी खाली आपकी सोच है, आपका हाँ, आपका आप क्या सोचो एज अ फोटो, आपकी क्या इमेजिनेशन है वो मैटर करती है। क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को जो अब फोटोग्राफी करियर में आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? थोड़ा कैमरा में देख के बोलिए, उनके क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस मीडियम को चुनते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से सोचो, यहाँ से महसूस करो और यहाँ से एक्शन लो। ये सिंपल भाषा है। आप अच्छे इंसान बनिए, संवेदनशील बनिए, जिससे आप कुछ ना कुछ जब क्रिएशन में, किसी भी क्रिएशन में आप जाएंगे, चाहे एज ए फैशन फोटोग्राफर, चाहे प्रोडक्ट फोटोग्राफर, चाहे स्टिल लाइफ फोटोग्राफर, आर्किटेक्चर, इंटीरियर फोटोग्राफर, आर्किटेक्चर फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, सारा खेल इमोशंस का है, सहजता का है, महसूस करने का है। अगर आप एज ए पर्सन, व्यक्तित्व आपका वैसा है कि आप चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए सहज हैं, तो आपकी सहजता, आपका वो भाव आपकी तस्वीरों के ज़रिए दिखेंगे। और आप जब आपकी तस्वीरों के माध्यम से वो आपकी बात रखी जाएगी तो लोग आपसे जुड़ेंगे। क्योंकि आज सबसे बड़ी मुझे लगता है कि दो ही चीज़ों का महत्व है, या तो करुणा या क्रोध, या जिसको एक, या पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। तो एक नेगेटिविटी, आप जैसे हम समाज में भी दो चीज़ों के मायने रखते हैं, उसी तरह पॉजिटिविटी एक ऐसा माध्यम है, आर्ट एक पॉजिटिव माध्यम है
जो सर्वाइव किया करता है लंबे वक्त तक। कोई वायरस लंबे वक्त तक सर्वाइव नहीं करता, जैसे हमने कोरोना का एक बहुत बुरा वक्त देखा, वो सर्वाइव नहीं कर पाया, हम उससे लड़ लिए, हम सब मिलके लड़े। पर एक जो आर्ट ऐसा माध्यम है जो सर्वाइव करता है और लंबे वक्त तक सर्वाइव करता है। आपकी बातें, आपके विचार रहते हैं, जिससे आज के लोग और आने वाले लोग उनसे सीखते हैं। तो आप उसी तरह से उस मीडियम को थोड़ा और एक्सट्रीम लेके चलेंगे तो आप बहुत बेहतर ढंग से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। आपको नाम, शोहरत, पैसा सब चीज़ मिलेगी इस माध्यम से, और आप बस इतना ही है। बहुत ही अच्छी बात कही तरुण आपने, और उम्मीद है कि सभी दर्शकों को इनका पॉडकास्ट पसंद आया होगा। बहुत सबसे अच्छी बात मुझे आपकी लगी कि आप में एक सौम्यता है आपके स्वभाव में। आप बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं और चीज़ों को बहुत सरलता से समझते हैं, दिखाते हैं और बताते भी हैं। तो दोस्तों, इनका मैं इंस्टाग्राम आईडी मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इनका काम आप सारा वहाँ देख पाएंगे। और मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा तरुण, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।